जय हिंद इंडिया स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपेक्स स्टडी हब में। मेरा नाम है अमन कुमार। तो इस वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं हम आपके PYQ सीरीज की, जिसमें मैं कराऊंगा आपको साइंस के PYQs। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के PYQs जो पिछले 3 साल के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है PYQs। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला PYQ आपका, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। The amount of electric charge that flows through the circuit is। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए करंट आपके लिए कितना दिया है, आई आपके लिए 1 एम्पियर। और वहीं अगर आप टाइम को देखेंगे तो टाइम आपके पास कितना दिया है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 10 मिनट। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, चार्ज की कितना चार्ज जाएगा। तो चार्ज के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो आप अपने आप भी करके देखते रहें क्वेश्चन को, और साथ में अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ देखें तो आप 1 एम्पियर लगा देंगे। ठीक है, पर यहाँ पर जो टाइम होता है, टाइम को हमें MKS सिस्टम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 मिनट्स को हमको किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 60, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लगा देंगे और ये कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ से आपका जो चार्ज है वो निकलेगा 600, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले PYQ को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को इसमें से कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सिंपल से हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के कई सारे फॉर्मूले हैं। जैसे हम पहले यहाँ पर देखें तो I²R ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है। सेम हमारे पास P इज इक्वल टू VI, ये भी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है अगला, वो है B²/R, ये भी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो बचा फॉर्मूला लेगा P इज इक्वल टू I/R², ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। अगले PYQ को देखते हैं। 3 इक्वल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिकम्स। अब यहाँ पर आपके लिए पूछा है कि 3 आपके पास अलग अलग रेजिस्टर हैं जिनको आपने पैरेलल लगाया एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि जब भी हम रेजिस्टर को पैरेलली जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास R डैश रेजिस्टेंस के 3 रेजिस्टर हैं। ठीक है, R डैश और तीनों को पैरेलली जोड़ा है हमने। तो यहाँ पर हमने मान लिया जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तो इस तरह से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो R डैश निकलेगा, ऊपर 1 + 1 + 1, और ये टोटल हो जाएगा 3/R डैश। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया आपके पास, 3/R डैश। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट को आप इधर उल्टा कर लीजिए। तो R इक्विवेलेंट इसको घुमाया, इधर भी घुमा दीजिए, R डैश बाई 3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के 1/3 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1/3 होगा किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो पहला ऑप्शन ही ठीक है, और बचे हुए हमारे पास ये सारे ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। अगला देखते हैं। द डिवाइस यूज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो ये बड़ा सिंपल सा है, आपसे पूछा ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर मोटर पहला ऑप्शन है आपके पास। तो मोटर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं किया जाता है। मोटर क्या करता है, मोटर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर, तो जनरेटर ही ऐसा काम करता है। जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में यानी इलेक्ट्रिक करंट में जनरेट करता है, उसमें कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास अमीटर। तो अमीटर को आप जानते हैं ये क्या करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है, किसमें, एम्पियर में या मिली एम्पियर में। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर पर डे फॉर 30 days will be given that the charge per किलोवाट घंटा ऑफ एनर्जी इज 4 रुपीज़। तो यहाँ पर आपके लिए एक रेफ्रिजरेटर है
इसके लिए आपको ये निकालना है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर वो हर दिन 10 घंटे चलता है और ऐसा लगातार वो 30 दिनों तक चलाया जाए तब। तो यहाँ पर आपके पास देखें तो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर पावर की बात करें तो पावर उसकी 5 किलोवाट, ठीक है। तो इसको वाट में चेंज कर लें तो ये हो जाएगी 5000, ठीक है, वाट। उसके बाद अगर आप टाइम को देखेंगे या टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कितने 10 घंटे हैं, ठीक है, ठीक। तो 10 घंटे यहाँ आप इसको एच से रिप्रेजेंट कर दें, घंटे कितने हैं यहाँ पर 10, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप डे की बात करें तो डे आपके पास कितने हैं 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट का फॉर्मूला होता है जैसे BTU या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट बोल सकते हैं, या इसी को हम किलोवाट घंटा में एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक तरीके से हम क्या लेकर चलते हैं, जो वाट यानी पावर है, पावर की मल्टीप्लाई हम घंटे से कर दें, जितने भी घंटे आ रहे हैं हमारे पास आवर्स, और फिर उसकी कर दें डे से, जितने दिनों तक वो डिवाइस चलाया है। इसके बाद इसको डिवाइड करने के से 1000 से, तो ये फॉर्मूला उसके लिए है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा 5000, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पर आपके 10 आवर्स और 30 डेज डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर करेंगे आप इसको कितना आ जाएगा 5 3 15, और ये हो गया आपका 1500, ठीक है। तो आपके पास कितने यूनिट निकल कर आए हैं यहाँ पर 1500। तो ये जो निकल कर आए हैं वो किस में निकल के आते हैं, किलोवाट घंटा में। तो 1500 यूनिट्स आपके निकले हैं, या आप कह लें 1500 किलोवाट घंटा। तो इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, पर हमको ये बताना है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम तो वो करेगा, पर इसकी खर्चा कितना होगा। तो खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 4 से, यानी पर यूनिट जितना भी आपके पास खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो इसको कर देंगे आप 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास जो खर्चा निकलेगा वो जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। तो कितना आ रहा है 6000 रुपये, इसका मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो ऑप्शन है आपके पास एल्यूमिनियम, कॉपर, टंगस्टन और सिल्वर। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट हम कैसा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसी ऐसे मेटल से बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए आपके पास, हाई। अब ये मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वो काम तभी करेगा जब वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। अब अगर आप लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई भी मेटल ले लेंगे या उसका वायर यूज़ करेंगे या फिलामेंट यूज़ करेंगे, तो वो टेम्परेचर हाई होने पर गल जाएगा, टूट जाएगा। फिर इसीलिए क्या करते हैं हम, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला यहाँ पर मेटल यूज़ करते हैं। तो इन चारों में से भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मेटल है वो है टंगस्टन। और ओवरऑल जितने भी हमारे पास मेटल हैं उनमें भी सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल होता है टंगस्टन। तो इसका ऑप्शन आपका टंगस्टन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक सर्किट है जिसमें 2 पैरेलल रजिस्टर आर connected in parallel and a battery of 12 volt is connected across this combination. AC current of 100 milliampere flows through the circuit as shown below. The value of R. अब यहाँ पर आपके पास 2 रेजिस्टर दे रखे हैं जो कितने के हैं, R ओम के, ठीक है। अब ये दोनों कैसे जोड़ गए पैरेलली, और आपको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी है, फिर जिसमें कितना करंट जा रहा है 100 मिली एम्पियर। तो टोटल वोल्ट आपके पास कितना है 12 वोल्ट, और अगर आप करंट की बात करें तो आपके पास कितना 100 मिली एम्पियर। तो इतना आपको पता है कि मिली एम्पियर में नहीं लेंगे, कि हम के सिस्टम में हमको लेने होंगे तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो आपका ये एम्पियर में चेंज हो जाएगा, तो ये 0.1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास हमें रजिस्टर निकालनी है कि कितने का है एक। तो चलिए फिर देखें। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं जो पैरेलली जोड़े गए हैं। तो अगर दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालें तो वो कितना होगा, दोनों का जो इक्विवेलेंट निकालें आर ई क्यू इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से आपके पास निकलेगा 2/r, यानी आर ई क्यू इज इक्वल टू r/2, ठीक है। इतना निकल आया, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम आर ई क्यू निकाल सकते हैं, यानी टोटल जो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस है उतना निकाल सकते हैं हम सिर्फ इससे। कैसे, कि इतने वोल्ट की बैटरी है, वो इतना करंट सप्लाई कर रही है किसमें, 2 रेजिस्टर में। पर 2 रेजिस्टर का अगर आर ई क्यू निकाल रखा है ना इक्विवेलेंट उसका, तो इतने में ही सप्लाई कर रही होगी वो। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा आर ई क्यू इज इक्वल टू V/I, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2,
और ये हो जाएगी V कितना है हमारे पास 12 और ये हो गया हमारे पास 0.1, ठीक है। तो पॉइंट हम यहाँ से हटा देंगे तो एक ऊपर 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और R बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 240 ओम, ठीक है। तो यानी R इज इक्वल टू कितना हो गया 240 ओम। तो एक जो यहाँ पर रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 240 ओम। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो हमने करा क्या, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास इतनी बैटरी है, इतना करंट सप्लाई कर रही है 2 रजिस्टर में, ठीक है। तो अगर इनको मिलाकर हम इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं तो टोटल करंट इसमें सप्लाई हो रहा होगा, तो इसमें सप्लाई हो रहा है तो इस फॉर्मूले में हम इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने REQ निकाल लिया तो वो कितना है R/2, ठीक है। तो R/2 की वैल्यू यहाँ लगा दी और इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो यहाँ लगा दी, ठीक। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया। जितने भी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल अगर आते हैं, बहुत हल्के फुल्के न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये जो MKS सिस्टम में ही आपको यहाँ पर यूनिट्स लेने होंगे, या जो भी एक कोई सिस्टम चल रहा है उसमें यूनिट लेने होंगे। मेजर आप MKS में ही यूज़ करते हैं तो उसी में आप ध्यान देंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसको करने की कोशिश भी करिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, ये है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो खुद से आप करें। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी की एक सिंपल सी यूनिट जो आपने अब तक पढ़ी होगी वो तो जूल है, ठीक है। तो जूल तो एनर्जी की यूनिट है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो वाट आवर, तो वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है। ये कैसे पता चला, कहाँ पता चलेगा, तो वाट आवर अगर आपने फॉर्मूला लगाया किसका, पावर का, तो पावर क्या होता है W/T, ठीक है। यहाँ पर W/T, W वर्क भी एज अ वर्क और एनर्जी सेम होता है ना। तो यहाँ अगर मैं बात आपसे करूँ कि एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, ठीक है, कितना होती है सेम। तो यहाँ से अगर वर्क की यूनिट निकाले हैं तो वो एनर्जी की यूनिट भी होगी। तो आप T को अगर इधर भेजेंगे तो P × T हो जाएगा, ये इज इक्वल टू W। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इन दोनों की यूनिट के बराबर। तो इसकी यूनिट कितनी होती है, वॉट होती है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, आवर होती है। तो ये किसकी यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यानी एनर्जी की यूनिट वाट आवर भी होती है, ठीक है। जूल तो होती ही होती है, वाट आवर भी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या एनर्जी की यूनिट होती है, हाँ होती है। ये कहाँ पता चला, तो ये यहाँ हम लगाते हैं वर्क के फॉर्मूला में। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है ऑब्जेक्ट कोई भी जिस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और जितना डिस्प्लेसमेंट उसमें होगा तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वर्क होता है। ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर चलिए इसकी वर्क की, अब मैंने बताया वर्क एनर्जी है, तो ये यूनिट किसकी हो सकती है, एनर्जी की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। तो वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, न्यूटन मीटर भी एनर्जी की यूनिट है, और यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी यूनिट नहीं है। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है किसकी यूनिट, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है वो आपके पास निकल कर आती है आपकी फोर्स की, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यानी यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की क्या होती है kg, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट है, यहाँ पर आपके पास फोर्स की। तो इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको दिया है आ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कट इनटू 2 पैरेलल पार्ट्स इन लेंथ। These parts are then connected in parallel. The resistance of this parallel combination is equal to। तो यहाँ आपके पास एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, और फिर क्या करा, इसको बीच में से काट दिया, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, इसका कितना रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब इसको बीच में से काट दिया और फिर दोनों को पैरेलली जोड़ दिया, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मिल गया। अब ये 20 ओम का था पहले, इसको बीच में से काट दिया और फिर दोनों को किस में जोड़ दिया, पैरेलली जोड़ दिया। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमको निकालना है REQ। कब निकालना है, जब इन दोनों को काट कर पहले जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर ये टोटल इसका 20 ओम था और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो ये 10 ओम्स इधर हो जाएगा, 10 ओम इधर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो होगा ऊपर वो भी 10 ओम का होगा, ये नीचे वाला भी 10 ओम का होगा। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जब पैरेलल में होते हैं, पैरेलल ही होते हैं, तो इक्विवेलेंट निकालते हैं
इस तरह से 1/10 प्लस 1/10, तो ये नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ आप सीधे सीधे बच्चों की तरह कर लें, तो 1 + 1 = 2/10, तो 1/REQ, तो REQ इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो 1/5, इसको आपने घुमाया तो इसको घुमा लीजिए, ये हो जाएगा 5, तो REQ क्या हो जाएगा आपका 5 ओम। बोलते हैं व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑकर्स द करंट इन द सर्किट। अब यहाँ पर आपको देखना, ठीक है, तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में इनमें से क्या होता है या करंट के साथ इनमें से क्या होगा, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, बिकम्स 0 यानी करंट के लिए, ठीक है, करंट इन द सर्किट बिकम्स 0, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज सबस्टेंटली और कीप्स ऑन चेंजिंग रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए पहले सबसे पहले बिकम्स 0, तो ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है वो भी देखते हैं। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर हमारे जो दोनों वायर होते हैं, ठीक है, एक जो न्यूट्रल होता है और जो एक फेज होता है, यहाँ आप कहते हैं जिसके अंदर चार्ज जा रहा है, तो वो दोनों वायर क्या होते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं। दोनों वायर जब कांटेक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर सर्किट छोटा हो जाता है और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और करंट के बढ़ने का रीज़न ये होता है क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का वो लोएस्ट हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, और इस वजह से करंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर बिकम्स 0 तो गलत हो गया क्योंकि सर्किट में करंट 0 नहीं होता है, करंट तो और ज़्यादा हो जाता है। रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है, करंट ऐसा नहीं कांस्टेंट रहता हो, यानी जितना पहले था उतना नहीं रहता है, वो बढ़ जाता है। इसके बाद है इंक्रीज सब्सटेंशियली, तो ये ऑप्शन सही है, यानी जितना हो सकता है उतना वो बढ़ जाता है, ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल पर अपने वो पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग रैंडमली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो लगातार घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है। दूसरा भी आपके लिए बता दे रहा हूँ, आपसे ये पूछ सकते हैं शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, तो रेजिस्टेंस अपने लोवेस्ट पहुंच जाता है, ठीक है, क्या होता है लोवेस्ट, और जो आपके पास करंट है वो क्या हो जाता है मैक्सिमम, तो करंट आपके लिए मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम या लोवेस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए इस तरफ से पूछा गया था, लेकिन हो सकता है ये अगली बार क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल जाए, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नाम है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर से तो हम रिफ्रैक्शन या जो अपवर्तनांक यानी क्या नापते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, वो तो क्या हो गया लाइट वाले यूनिट का हो गया, वहाँ का हो गया, और इससे करते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापते हैं। तो जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है ना, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, नाम से देखिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापने का काम आता है। अगला हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, तो इसी से नापते हैं, पर मैं भी बताता हूँ उससे पहले अगले ऑप्शन पे चलते हैं। विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर से हम विस्कोसिटी नापते हैं, जो बच्चे 12th तक उन्होंने साइंस पढ़ी है वो जानते होंगे क्या होती है, और अगर नहीं पढ़ी है आप लोगों ने 12th तक तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसको, लेकिन हाँ नाम से ध्यान देना, विस्कोसिटी नापते हैं उससे। फिर है डिफ्रैक्टोमीटर, तो डिफ्रैक्टोमीटर यानी इससे डिफ्रैक्शन नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना छोड़ दें, इसको बचा रह गया हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को बताता है। अब ये किस तरह का कुछ दिखता है यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर आपने अपने घर पे स्टेबलाइजर देखा होगा ना, आप उसका डायल समझ लीजिए, तो उसके डायल जैसे इस तरह से होता है, तो वैसा कुछ दिख रहा है, हालांकि पूरा वैसा नहीं होता है। तो जब भी किसी सर्किट में लगाया जाता है तो यहाँ पर एक तरफ से वायर जोड़ दिया, हमने दूसरी तरफ से वायर जोड़ दिया, तो बीच में 0 होता है या 1 2 3 इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 होते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ वैसे आप छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रेजेंस को बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इधर भी डायल है, इधर भी डायल है, बीच में 0, तो जो सुई है वो बीच में रहती है। तो करंट जब फ्लो होता है तो यहाँ पर इसकी जो सुई है वो हिलती है और बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में है या नहीं है। अब अगर इधर उधर क्यों है 0, यहाँ पर क्यों नहीं है, बीच में 0 है और इधर है इधर है, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से सुई में क्या होता है, जो विक्षेप यानी सुई हिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो किससे नापते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को, गैल्वेनोमीटर से उसकी प्रेजेंस पता चलती है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन आपके पास, अ फ्यूज वायर मस्ट बी
अब यहाँ पर क्या है, एक फ्यूज वायर हमको चाहिए। अब वो कैसा होना चाहिए फ्यूज वायर, कंडक्टिंग एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिंग एंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर एंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फ्यूज़ का यूज़ करके हो रहे हैं। तो फ्यूज़ का यूज़ करते हैं हम अपने पूरे जो घर है या कोई भी इंडस्ट्री है उसके इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए, या उसके अंदर जो डिवाइस लगे हुए हैं उसको बचाने के लिए। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई फॉल्ट होता है, तो उससे अगर वो डिवाइस ख़राब ना हो तो उसे बचाने के लिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पर फ्यूज़ को। तो फ्यूज़ एक सिंपल सा वायर होता है। तो अगर हम किसी वायर को यानी यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, एक सर्किट के अंदर, तो वो कंडक्टिंग तो होना चाहिए, तभी उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। तो ये बात तो हमारी पहले क्लियर हो जाती है कि वो कंडक्टिंग होना चाहिए। तो नीचे के ऑप्शन दोनों हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है। अगर इंसुलेटर है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट में जोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि सर्किट में आगे करंट फ्लो नहीं होगा उसकी वजह से। तो कंडक्टिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है एंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट और एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए या हाई, वो देखते हैं। अब फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ को यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि मान लो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो करंट क्या होगा, डिवाइसेस में जाएगा, जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट है सर्किट में, तो बहुत ज़्यादा करंट जाने की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए क्या करा जाएगा, कोई एक ऐसा वायर यूज़ करा जाएगा जो कंडक्टिंग है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाए। अब मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होगा, जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जैसे हीट जनरेट होगी वो वायर टूट जाएगा, ठीक है। अब वो वायर जब टूट जाएगा तो वायर टूटने की वजह से वो सर्किट टूट जाएगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट टूटेगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और जैसे ही करंट फ्लो नहीं होगा किसी भी डिवाइस में करंट जाएगा नहीं, तो वो सारे डिवाइस खराब होने से बच जाएंगे। और वहीं पर अगर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज़ कर लेते हैं फ्यूज़, तो वो टूटेगा नहीं, जिस वजह से क्या होगा, वो डिवाइस में लगातार करंट जाता रहेगा, वो तो आपका नहीं टूटेगा पर आपके डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है कि कंडक्टिंग होना चाहिए एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला है ओम्स लॉ इज एन अजम्पशन दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट। सेकेंड है हमारे पास अ कंडक्टिंग डिवाइस ओवेज ओम्स लॉ when the resistance of a device is independent to magnitude and polarity of applied potential difference। तो पहले मैं आपको पहला क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास जो ओम का लॉ होता है वो डिपेंड करता है, वो क्या करता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है करंट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट। तो ये तो ओम का नियम है ही, ठीक है, क्या कि कोई भी जो यहाँ पर करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो उस पर अप्लाई करा जाता है किसी भी कंडक्टर पर। यहाँ आप इसको कई बार आपने बी प्रोपोर्शनल आई देखा होगा, तो आप दोनों का मतलब लगभग एक ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये बात तो सही है। इसमें पूछा विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड चलते हैं, अ कंडक्टिंग डिवाइस ओवेज ओम्स लॉ व्हेन, एक कोई कंडक्टिंग डिवाइस है वो ओम के नियम को तब पालन करता है जब the resistance of a device is independent of magnitude and polarity of applied potential difference। तो ये बात भी सही है यहाँ पर, जबकि डिवाइस में जो हमने प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यूज़ करा है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड और उसकी पोलैरिटी पर निर्भर करता है। क्योंकि पोलैरिटी इस तरीके से, अगर हम कोई बैटरी जोड़ते हैं तो अगर बैटरी में एक प्लस टर्मिनल होता है एक माइनस टर्मिनल होता है, अगर आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, बैटरी को घुमा देते हैं, तब करंट की डायरेक्शन भी घूम जाती है, तो वो उस पर भी जो निर्भर करता है। थर्ड पर चलते हैं, तो थर्ड क्या है, अ कंडक्टिंग मटेरियल ओवेज ओम्स लॉ, यानी कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल डिवाइस है वो ओम के नियम का पालन तब करता है जब द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जब तब पालन करता है जब किसी जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर और उसकी डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। तो ये उस पर भी निर्भर नहीं करता है, साथ में जो हमारे ऊपर पोलैरिटी थी उस पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ना तो ये सबसे पहली बात हमारे पास क्या था, ये वाला निकल आया था हमारे पास कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, जो रेजिस्टेंस है वो उसकी पोलैरिटी पर निर्भर नहीं करता है, करंट आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से जाएगा करंट सेम रहेगा, ठीक है।
थर्ड हमारे पास है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ना तो मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है और ना ही उसकी डायरेक्शन पर निर्भर करता है। और तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन सही है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होने का मतलब ये है कि वो उन तीनों पर ओम का नियम पालन करता है, चौथे पर नहीं करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, पर उसको पहले हम देख लेते हैं। ऑल होमोजीनियस मटेरियल ओबेज ओम्स लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फील्ड इज विद इन रेंज और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया नहीं, जितने भी हमारे पास समांगी पदार्थ हैं वो इस पर ध्यान दिए बिना कि विद्युत क्षेत्र की सीमा में है या प्रबल है, ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, उसको उतना एक रेंज के हिसाब से ये रहता है। तो वहाँ पर ये ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो ओमिक कंडक्टर होते हैं, जिसको कहते हैं ओमीय चालक, वो एक लेवल के बाद अनोमीय हो जाते हैं, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो वो एक रेंज बनी रहनी चाहिए, तो इतना आपको ध्यान देना है। वो उसके मैग्नीट्यूड पर तो नहीं कर रहा था, उसकी डायरेक्शन पर नहीं कर रहा था। अगर वो रेंज से बाहर चला जाता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है और वो ओमिक कंडक्टर से अनोमिक कंडक्टर बन जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट था हमारा। तो ये जो था ओम के नियम के लिए जो ऑप्शन डी था वो सही नहीं था। ठीक, तो कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है आपको, यहाँ पर तीन आपके लिए रेजिस्टेंस है जो पैरेलल दे रखे हैं और उसके बाद आपके लिए एक है वो सीरीज में है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट का। तो आपके पास 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो अगर मैं इसको सिंपल R डैश बोल दूँ तो हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/8। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ से करेंगे 4, इससे डिवाइड करें 2 और फिर 1। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर इसको जोड़ लो। ठीक है, 7/8। ठीक, तो R यहाँ पर आपका हो गया 8/7। अब ये जो 8/7 है वो इन तीन का है, जो कि कैसे जुड़े हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपके पास जो एक यहाँ पर दे रखा है अगला वाला, वो आपको सीरीज में दे रखा है। तो निकाल लेते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये R + 1 ओम। समझा देता हूँ मैं दोबारा से, अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास तीन थे जो कैसे थे, पैरेलल। तो पैरेलल जोड़ने के लिए हमने पहले पैरेलल को निकाल लिया एक साथ, तो पैरेलल का कोई एक इक्विवेलेंट निकाल लिया जो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को मिलाकर ये जो 1 ओम का था वो इसके साथ सीरीज में था, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे लिए ये मिल गया, तो यहाँ पर लगा दिया 8/7 + 1। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 7 और ये 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। तो आर ई क्यू आपके पास कितना हो जाएगा 15/7 ओम। तो यहाँ पर आपके पास 15/7 ओम, ऑप्शन बी करेक्ट है। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो यहाँ पर एलईडी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। हालांकि एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, या आप डायोड वाले में से आप इसको जोड़ सकते हैं, पर मैंने आपको इसमें डाल दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है आप सीधे याद रख ले, वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्योंकि एलईडी एक डायोड होती है जो क्या करती है, लाइट को प्रोड्यूस करती है, जिसमें से लाइट निकलती है, तो इसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। कई बार हम लाइट एमिटिंग डिवाइस को ज़्यादा देखते हैं कि हाँ वो कोई डिवाइस है जो लाइट दे रहा है, जनरेट कर रहा है, पर यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, लाइट एमिटिंग डायोड। अगर 12th तक आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये काम भी करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं कि उसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कितने 1 किलोवाट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर वोल्ट कितना हो गया 1 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना लगा सकते हैं 1000 वाट, ठीक है। यहाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10⁻³ वाट, ठीक है। तो ये आपके पास निकल आया, इतने वोल्ट हो गए, सॉरी वाट बोल रहा था मैं, वोल्ट है, ठीक। किलो वोल्ट और किलो वोल्ट का यहाँ पर ये कन्वर्ट कर देंगे आपको। फिर आपको बताना है देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इतनी किसी वोल्ट से मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी गेन करी जाएगी, कितनी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, तो ये हमें बतानी है। तो चलिए निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास चार्ज कितना होता है, आप क्यू लगा लें, सीधे ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हमें एनर्जी निकालनी है। अब देखिए एनर्जी उसके अंदर कितनी होगी, जितना
वर्क हमें उसको मोशन में लाने के लिए या मूव कराने के लिए करना होगा, उतनी ही एनर्जी उसके अंदर गेन होगी या उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वर्क निकाल लें तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला VQ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है VQ। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ये वर्क है, यही एनर्जी बता सकते हैं आप, इसको E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन में। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और Q कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और वोल्ट, तो ये मिलकर हो जाएगा आपके पास जूल, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप पावर को बैलेंस करें तो यहाँ 10⁻+3 और -19 है, तो पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो आपके पास क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी। तो 1.6 इसको इसके साथ प्लस करोगे तो जाएगा 10⁻⁻16 जूल। तो E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, ये आपको सर्किट दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द सर्किट गिवन अबव। तो ये जो सर्किट आपको दिया है, इस सर्किट के अंदर आपके पास टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं आपके पास 4, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का आपको टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये जो R और R जो आपके पास पहले लगे हुए हैं ना, इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास मैं सिंपल से बना देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा गया है, ये लगा हुआ है, ठीक है, जो भी गंदा सा मैंने फिगर बना दिया यहाँ पर R, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट A और B के बीच में। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, पहला आपके पास जो R है और ये R है, इन दोनों को आप देखें ध्यान से, तो आपको सोचने में समझ में नहीं आएगा, आप इकट्ठा जोड़ने की कोशिश करेंगे गलत हो जाएगा। तो आप इन दो को लेकर चले पहले, तो इन दोनों किस में निकलेंगे, ये पैरेलल है, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट मान लिया कितना है, वो R' है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं। तो ये R' कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 2/R, ठीक है। तो R' बराबर हो जाएगा R/2, इतना क्लियर, वो इसका निकल आया। अब आप सोचो अगर इसका आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट, तो इसकी जगह पर हम दोनों की जगह पर कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला R/2। अब यहाँ पर देखो तो ये और ये दोनों कैसे हो रहे हैं, सीरीज में हो रहे हैं। तो अगर ये सीरीज में है तो इन दोनों को निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा R/2 प्लस R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2R प्लस R, ये हो जाएगा 3R/2। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, आपके इसीलिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देना चाहिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना, देर मत लगाना बच्चों की तरह। तो ये दोनों किस में हो गए थे, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना निकला, R' 3R/2। अब इसकी जगह पर हमें क्या लग रहा है कि हम पूरा एक यूज़ कर सकते हैं R', तो R' के कितनी वैल्यू है 3R/2। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये 3R/2 और R, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल। तो ये पैरेलल है, तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो REQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3R/2 प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 2/3R प्लस 1/R। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 3R आ जाएगा आपके पास, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से इसको करेंगे 3 हो जाएगा, तो 1/REQ। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगी वैल्यू, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी REQ इज इक्वल टू ये 5/3R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना निकलेगा, उसको घुमा लो, उसको भी ऊपर कर लो, तो 3R/5 ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने पहले क्या करा, जो दो थे उनको पैरेलल में कनेक्ट करा, उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर ये एक के साथ किस में हो गया था, सीरीज में, तो सीरीज में निकाल लिया इक्विवेलेंट, फिर सीरीज के बाद फिर से बचा हुआ जो हो गया तो दोनों पैरेलल में, तो जहाँ से आपको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट मिल गया, जिसकी वैल्यू आपके पास है 3R/5, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर और रूम हीटर कंटेन्स 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोड। तो यहाँ पर आपके पास जो 3 वायर हम यूज़ करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा पावर का होता है, तो वहाँ पर 3 वायर हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो इसमें से ये तीनों कलर क्या इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर जो रेड वायर होता है वो लिव होता है या लाइव होता है, ठीक है। लाइव क्या मतलब, इसके अंदर जो है कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो लाइव वायर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको। और जो ग्रीन होता है, ग्रीन हमारा पास होता है ग्राउंड वायर। अब ग्राउंड वायर किस लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो ब्लैक वायर होता है वो होता है न्यूट्रल वायर।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वो करेक्ट है। रेड आपका होता है लाइव वायर, ठीक है, ग्रीन आपका ग्राउंड वायर, ब्लैक आपका न्यूट्रल वायर। अब ये ग्राउंड वायर किस काम आता है? ग्राउंड वायर काम आता है अर्थिंग के, ठीक है। तो जैसे भी अगर मान ली कि कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वैसे आपको इसमें कोई करंट वगैरह नहीं आता है, लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि वो उसकी मेटेलिक बॉडी है, अगर उसके अंदर से किसी भी तरह से करंट वगैरह आपको लग सकता है तो वहाँ चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरा वायर यूज़ करते हैं जो ग्राउंड वायर या अर्थिंग के लिए यूज़ करा जाता है, जिससे वो वायर से करंट होते हुए सीधे अर्थ में चला जाता है और हमें नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेड वायर है वो सिंपल सा इसके अंदर चार्जेस फ्लो होते हैं, न्यूट्रल वायर जो बाद में सर्किट को पूरा करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास है द ग्राफ बिटवीन सर्किट करंट I एंड वोल्टेज V फॉर 3 लीनियर रेजिस्टर 1 2 3 आर गिवन बिलो। अब आपको बताना है इफ R1 R2 R3 आर द रेजिस्टेंस ऑफ दीज रेजिस्टर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि ग्राफ दिया है, VI ग्राफ दिया है 3 रजिस्टर का, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा इन तीनों के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला R का, ठीक है। तो अब R का फॉर्मूला क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। कितना हो रहा है? V अपॉन I। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास मिल गया, ठीक है, V अपॉन I। तो V अपॉन I से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर V अपॉन I का रेशियो जिसके लिए ज़्यादा होगा, V अपॉन I का रेशियो जो वैल्यू निकलेगी वो जिसके लिए ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो R बड़ा होगा, वो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, और जिसके लिए छोटी होगी वो छोटा होगा। अब यहाँ पर आपके पास V और I ग्राफ है, तो सिंपल सा अगर मैं आपको ऐसे ग्राफ बना दूँ, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देख लिया और यहाँ I हो गया। सिंपल सा कोई भी एक पॉइंट ले लो और एक पॉइंट से ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, और यहाँ से देखो तो यहाँ पर ये आपको नाम दे देते हैं, इसको कहता है 1 3 2, ठीक है। तो इस 2 वाले वायर के लिए इस वैल्यू पर V की देखो सेम वैल्यू, V की वैल्यू हम इस पे एक्सेस पर देखेंगे x एक्सिस पर, और I की वैल्यू हम देखेंगे y एक्सिस पर। तो इस x एक्सिस पर ये मान लीजिए V की वैल्यू है, सेम V की वैल्यू के लिए जो I है वो इतना मिल रहा है, ठीक है। थर्ड वाले के लिए V की सेम वैल्यू, V की वैल्यू सेम है, पर I जो है वो कितना मिल रहा है आपको, यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ आप इसको कह सकते हैं कितना हो रहा है I2, और यहाँ आपके पास हो रहा है I3, और V की सेम वैल्यू के लिए जो आपके पास यहाँ पर मिल रहा है कितना I1, वो इतना मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर V की वैल्यू सेम है यहाँ पर, ठीक है, V की वैल्यू सबके लिए सेम है, पर I2 इसके लिए 2 वाले रजिस्टर के लिए I2 इतना है, I3 वाले के लिए ज़्यादा है, I और 1 वाले के लिए इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दे रखे हैं, यहाँ पर अगर इसको आप कांस्टेंट कर देते हैं, तो मान लीजिए आपने इसको क्या कर दिया कांस्टेंट, आपने तीनों के लिए इसको रखा कांस्टेंट, तो R क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन I के लिए, ठीक है। यानी जिसके लिए I की वैल्यू बड़ी होगी उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, और जिसके लिए I की वैल्यू छोटी होगी उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो रेजिस्टेंस R1 का सबसे बड़ा होगा, ठीक है, R2 का इससे छोटा होगा, R3 का इससे छोटा होगा, और R2 का इससे भी छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकलता है, क्रम है वो R1 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2। तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऑप्शन अगर हमें दिख रहा है तो वो सही है, वो ऑप्शन है हमारे पास B। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में चलेंगे और सारे हम PYQs को करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।